स्वागत है। आज हम मुगल बादशाह शाहजहां के दौर की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। इसे अक्सर मुगल इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी हाँ। और हमारे पास शाहजहां रेन ऑफ मुगल स्प्लेंडर किताब के कुछ अंश हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए शाहजहां के शासनकाल की एक संतुलित तस्वीर पेश करें। बिल्कुल, मतलब उनकी शुरुआती जिंदगी से लेकर उनके सैन्य अभियानों तक, और खासकर जो कला, साहित्य, वास्तुकला में उनका योगदान रहा, उस पर भी। हाँ, जिसने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई। तो शुरुआत होती है शहजादा खुर्रम से। जन्म 1592 लाहौर में। और वो आगे चलकर शाहजहां बने। उन्होंने एक लंबी उपाधि भी ली थी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी। जी। आगरा में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन बाद में राजधानी दिल्ली ले जाई गई। ये एक अहम फैसला था। और हाँ, मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम, उनसे निकाह हुआ। और तख्त पर बैठने के बाद फिर साम्राज्य विस्तार पर ध्यान गया, खासकर दक्कन में। बिल्कुल, 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय एक कह सकते हैं बड़ी सैन्य सफलता थी। वहां की निजामशाही हुकूमत खत्म हो गई। लेकिन इसी दक्कन में शाहजी भोसले से भी तो संघर्ष चला था। हाँ, शाहजी भोसले ने काफी समय तक मुगलों का विरोध किया। वो एक लंबी कहानी है। अच्छा। आखिरकार 1636 में उन्हें बीजापुर सल्तनत की पनाह लेनी पड़ी। तो ये दिखाता है कि दक्कन वो हमेशा से मुगलों के लिए एक चुनौती बना रहा। और एक बड़ी नाकामी भी तो हाथ लगी थी, कंधार का हाथ से निकल जाना। ये क्या सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खोना था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान था। कंधार सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था, बल्कि वो उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम था। उसके जाने का मतलब था कि साम्राज्य वो बाहरी हमलों के लिए ज्यादा असुरक्षित हो गया। और इसी उत्तर पश्चिम में बल्ख और बदख्शा अभियान भी तो छेड़े गए थे। उनका क्या मकसद था? हाँ, उनका मकसद था काबुल की सीमा से लगे इन इलाकों में एक तरह से मुगलों के मित्र शासक बिठाना, मतलब एक बफर जोन बनाने की कोशिश। अच्छा। ये कोशिशें दिखाती हैं कि सीमा सुरक्षा शाहजहां के लिए कितनी अहम थी। और इसी दौरान औरंगजेब ने भी दक्कन के सूबेदार के तौर पर 2 बार अहम भूमिका निभाई थी। चलिए, अब उस पहलू पर आते हैं जिसकी वजह से इस दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, साहित्य और शिक्षा। क्या ये वाकई इतना शानदार था सांस्कृतिक नजरिए से? हाँ, सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो ये वाकई एक शिखर का दौर था। फारसी अदब में खास तौर पर इसमें 2 शैलियां दिखती हैं। एक तो भारतीय फारसी, जैसे अबुल फजल वाली। हाँ, जिसे अबुल फजल ने आगे बढ़ाया, और फिर अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे लेखक उसी धारा के थे। और दूसरी थी खालिस ईरानी फारसी शैली, अमीनी कज़वीनी जैसे लोग। और दिलचस्प बात यह है कि दरबार में ईरानी शैली का प्रभाव ज्यादा रहा, यहाँ तक कि ईरानी शायर कलीम को राज कवि बना दिया गया। सही कहा। ये उस वक्त के सांस्कृतिक झुकाव को दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फारसी को ही तवज्जो मिली, स्थानीय भाषाओं को भी जगह मिली। जैसे कविंद्राचार्य थे, वो अवधी ब्रज मिली हुई भाषा में लिखते थे, शाहजहां के दरबार में थे। और ये भी कहा जाता है कि उनके कहने पर ही शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर हटाया था। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। और शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, वो तो एक विद्वान शहजादे के तौर पर जाने जाते हैं। बिल्कुल। दारा शिकोह का सबसे यादगार काम है 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य। ये सिर्फ अनुवाद नहीं था, ये 2 महान संस्कृतियों के बीच कह सकते हैं पुल बनाने की कोशिश थी। इसीलिए शायद इतिहासकार लेन पूल ने उन्हें लिटिल अकबर कहा, उनके खुले विचारों की वजह से। हाँ, बिल्कुल, उनके खुले विचारों और ज्ञान की प्यास की वजह से। शाहजहां ने खुद उन्हें शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और उनकी एक और किताब है मजमूल बहरैन। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना शाहजहां का जिक्र शायद अधूरा ही है, वास्तुकला, ताजमहल। जाहिर है, यकीनन ताजमहल तो है ही। भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई वास्तुकला का शायद सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नमूना। इसके लिए दुनिया भर से कारीगर बुलाए गए थे। लेकिन सिर्फ ताज ही नहीं बनवाया उन्होंने, दिल्ली की जामा मस्जिद भी है। और 1648 में तो पूरा शहर बसाया शाहजहानाबाद। हाँ, बिल्कुल। और उसी शाहजहानाबाद में लाल किला, उसके लाहौरी दरवाजे, दिल्ली दरवाजे आज भी मशहूर है। और किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास। जी, दीवाने आम जहां आम लोगों की सुनवाई होती थी, और संगमरमर से बना दीवाने खास, वो खास बैठकों के लिए। मोती मस्जिद भी आगरा किले में। वास्तुकला तो कमाल की थी। और वास्तुकला के अलावा क्या कोई और अहम सुधार या बदलाव भी किया शाहजहां ने? हाँ, एक दरबारी रस्मों में बदलाव किया। 1636-37 के आसपास
सिजदा की प्रथा खत्म कर दी। अच्छा, ये बलबन के जमाने वाली। हाँ, वही, जिसमें बादशाह के सामने झुककर जमीन चूमनी होती थी। एक ईरानी रस्म थी। इसे खत्म करना शायद बदलते हुए दरबारी अदब का एक संकेत था। इतिहासकारों ने इस दौर को कैसे देखा है? जैसे एल्फिंस्टन ने तो इसे भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध काल कहा। हाँ, ये नजरिया काफी आम है, खासकर जब हम सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प की उपलब्धियों को देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत शानदार थी। तो कुल मिलाकर शाहजहां का दौर एक तरह से भव्य निर्माण, सांस्कृतिक ऊंचाइयों का दौर, दारा शिकोह जैसे विद्वानों के काम का दौर। हाँ, लेकिन साथ ही अहमदनगर जैसे सैन्य विस्तार और कंधार जैसी बड़ी रणनीतिक हार का भी दौर था। मतलब एक मिला-जुला चित्र सामने आता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि क्या इस स्वर्ण युग की जो भव्यता थी, इमारतों पे जो इतना भारी खर्च हुआ और कंधार जैसी हार, क्या इन सब ने अनजाने में ही मुगल साम्राज्य के सामने जो आगे चलकर चुनौतियां आईं, उनकी जमीन तैयार कर दी थी? ये सोचने वाली बात है, जरूर सोचने वाली बात है।